हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशनी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट को इन ब्रीफ अच्छे से समझा और सारी चीज़ों को समराइज भी किया। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, पहले प्लीज़ जाकर उसको समझना। और उससे पहले एक वीडियो में रूरल क्रेडिट समझा रखा है, वो भी क्लियर नहीं है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों ही वीडियो को क्लियर करना, उसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन द कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. Okay, so institutional sources. The various non-institutional sources used to exploit small and marginal farmers by lending them to them on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in a debt trap. ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो थे उसमें जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। किसकी वजह से? क्योंकि उनसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा था फॉर द लोन और द क्रेडिट दे आर बोरोइंग, और उनके जो अकाउंट्स थे उनको उनके विदाउट नॉलेज मैन्युपुलेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग डेब्ट ट्रेड की सिचुएशन में आ जाया करते थे। ठीक है, अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969। 1969 से एक बहुत बड़ा चेंज इंडिया के रूरल बैंकिंग सिस्टम में आया व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच थ्रू वेरियस एजेंसीज। क्यों आया? क्योंकि 1969 के बाद इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच को अपनाया बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू। वो एजेंसीज भी हम लोग अभी कवर करेंगे। तो 1969 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आया? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 हुआ था। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, मैं आपको इन शॉर्ट समझाती हूँ। इसमें हुआ ये था कि जितने भी बैंकिंग सिस्टम था वो था प्राइवेट सेक्टर के पास, उसको प्राइवेट सेक्टर से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट कह लो, सीधी बात पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दिया गया, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया। यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? कोई भी काम वो अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, बट पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? कोई भी काम वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करती है। तो 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, तो उसके बीच जो बैंकिंग सिस्टम था, बैंक्स थे, उनको प्राइवेट सेक्टर से उठाकर पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पर, और जो रूरल क्रेडिट था उसको भी बहुत हद तक सुधारा गया। बाकी इन डिटेल आप इस बॉक्स से पढ़ लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अगर मैं आगे देखूं तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को लाया ही क्यों? तो उसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, टू प्रोवाइड एजुकेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट। चीप इंटरेस्ट रेट पर एक तमीज़ का, एक एजुकेट क्रेडिट मतलब एक सफिशियंट क्रेडिट रूरल पीपल को मिल सके। हमने ये पढ़ा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, लास्ट वीडियो में सब क्लियर था कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो थे उसमें हाई इंटरेस्ट रेट लिया करते थे, अनफेवरेबल कंडीशंस लगाया करते थे लोन्स के लिए। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को हमें बनाना चाहिए जो कि चीपर रेट इंटरेस्ट पे एजुकेट क्रेडिट जो है वो हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करें। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था? टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। क्या था इसका मतलब? कि जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी हेल्प हो सके, कि उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो रेज हो चुके, वो बढ़ सके, और साथ ही साथ उनकी इनकम भी मैक्सिमाइज हो सके, उनकी इनकम भी बढ़ सके। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे कि गवर्नमेंट ने क्यों इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को लेकर आए रूरल बैंकिंग सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में इंक्लूड होंगी, कौन सी एजेंसीज हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कौन कौन से हैं? पहला आएगा कोऑपरेटिव क्रेडिट। मतलब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव्स इज टू लिबरेट द इंडियन पीजेंट्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर्स। पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव क्रेडिट का वो ये है कि जितने भी मनी लेंडर्स थे उनके क्लचेस से, यानी कि कब्जे से, जो हमारे पीजेंट्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको फ्रीडम दी जाए, उनको लिबरेट किया जाए। लिबरेट का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, कि मतलब उनको उनके मनी लेंडर्स के क्लचेस से, मनी लेंडर्स के कब्जे से उनको फ्रीडम दी जाए। पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव क्रेडिट का ये था। दूसरा ये था कि उनको लो रेट के इंटरेस्ट पर जो लोन है, जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जाए, एंड टू प्रोवाइड देम क्रेडिट एट लो रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स मतलब दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ देयर लैंड्स। मतलब सपोज करो मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक हूँ और आप एक फार्मर हो, तो आप एज अ फार्मर मुझे अपनी लैंड दोगे एज अ मॉर्टगेज, यानी कि कोलेट्रल, मतलब गिरवी रखोगे मेरे पास अपनी लैंड और उसके बदले में मैं आपको लोन दूंगी। ठीक है, तो मतलब जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो, उनके पास हमें लोन लेने के लिए लैंड को एज अ कोलेट्रल, एज अ मॉर्टगेज रखना होता है। लोन्स आर प्रोवाइड फॉर द परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। लोन ये किस बेस पर देते हैं कि इस बेस पर देंगे, जैसे मैं बैंक हूँ, मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक हूँ, तो मैं आपको लोन आपकी लैंड के इंप्रूवमेंट के लिए दूंगी, और ऐसा इंप्रूवमेंट आपको करना है जो कि परमानेंट हो, एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको करना होगा। और मैं इसलिए आपको लोन दूंगी ताकि आप एग्रीकल्चर के जो भी आपके इंप्लीमेंट्स यूज होने को हैं वो आप परचेज कर सको, और जो भी आपकी पुरानी डेब्ट चल रही हैं, जो भी डेट ट्रैप की सिचुएशन थी, उससे आप इंप्रूव कर सको और अपनी पुरानी डेब्ट्स को रीपे कर सको। ये तीन बेसिस हैं जिस बेस पर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स लोन प्रोवाइड कराते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट, इसमें क्या आएगा? इनिशियली कॉमर्शियल बैंक्स प्लेड अ मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। इनिशियली अगर हम देखें शुरुआत के टाइम पे तो कॉमर्शियल बैंक्स ने रूरल क्रेडिट को एडवांस करने के लिए एक मार्जिनल रोल निभाया था। बट हाउएवर हुआ क्या कि नेशनलाइजेशन जब हुआ बैंक्स का 1969 में, तो जो रूरल बैंक थे उनकी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर दिया गया रूरल एरियाज में भी, ताकि फार्मर्स को फाइनेंस किया जा सके डायरेक्टली बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, दूसरा रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब
दे आर ओपन इन दोज एरियाज वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज। ये उन एरियाज में खोला गया रीजनल रूरल बैंक्स जहां पर कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज हाउएवर होती ही नहीं थी। मतलब रिमोट एरियाज में ये रीजनल रूरल बैंक्स खोले जा रहे थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि क्रेडिट को प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ दूसरी फैसिलिटीज भी इनको दी जाए। स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, ये ज़्यादा हाई फार्मर्स के लिए नहीं था, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था। रिमोट एरिया में ऑफकोर्स छोटे ही किसान होंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए था, आर्टिशियंस के लिए था, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, जो कि रूरल एरियाज में हुआ करते थे। ओके, अब गवर्नमेंट एक और एजेंसी आती है गवर्नमेंट की। अब नेशनलाइजेशन में क्या हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारी गवर्नमेंट के हाथ में बैंक्स को दे दिया गया। तो गवर्नमेंट भी कैसे हेल्प कर रही थी? द लोन्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज टकवी लोन्स। टकवी लोन्स हम गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे उनको हम टकवी लोन्स कहा करते थे। एंड आर लेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी और डिस्ट्रेस। जब भी कोई इमरजेंसी आती थी या कोई डिस्ट्रेस हुआ करता था, जैसे कि फेमाइन आ गई, फ्लड आ गई, डिजास्टर हो गया कुछ, उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी वो लोन दिया करती थी, ठीक है। और उसको हम टकवी लोन्स कहते थे। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत लो होता था, जैसे कि 6%। ओके, अब ये जो लोन्स हुआ करते थे वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते थे। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए होंगे क्योंकि इमरजेंसी पे यूज हो रहे हैं, तो इमरजेंसी हर समय तो नहीं रहती ना। जितने पीरियड के लिए इमरजेंसी रहेगी उतने पीरियड के लिए वो बस लोन्स को प्रोवाइड किया करते थे। अब नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग से भी अराइज हो सकता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कवर ना होकर अगर अलग से क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज नाबार्ड, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो नाबार्ड है क्या? इट इज एन एपेक्स बैंक व्हिच कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ द रूरल क्रेडिट। नाबार्ड जो है वो एपेक्स बॉडी होती थी, मतलब सुप्रीम बॉडी होती थी, जो कि इसके नाबार्ड के अलावा जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको फंक्शन करती थी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती थी और साथ ही साथ रूरल क्रेडिट का एक्सपेंशन का भी ये काम करती थी नाबार्ड। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों में अच्छी हेल्थ को प्रोवाइड की जाए, प्रमोट किया जाए। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रूरल रीजनल बैंक जो हमने अभी ऊपर पढ़े, उन सबको स्ट्रेंथ दी जाए ताकि वो अच्छे से क्रेडिट को प्रोवाइड करा सके। मतलब सीधी बात की स्ट्रेंथ से यहाँ क्या मतलब है कि जो नाबार्ड है वही फंड दिया करती थी इन बाकी के सारी बैंक्स को, ताकि वो लोग फर्दर अच्छे से रूरल क्रेडिट को एक्सेस कर पाएं। जैसे कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के लिए, वैसे ही नाबार्ड अदर रूरल सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स जो भी हमने ऊपर पढ़ी, इन सबको फाइनेंस करने के सिवा ये और क्या करती थी? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन फार्म सेक्टर, मतलब ये तो फार्मर्स के लिए थे, रूरल वाले जितने भी हमने ऊपर पढ़े कोऑपरेटिव वगैरह, इन सबके अलावा ये नॉन फार्म सेक्टर को भी प्रोवाइड करती थी फाइनेंस। कैसे? ताकि वो लोग अपने रूरल डेवलपमेंट कर सकें और जितने भी बैकवर्ड रूरल एरियाज हैं उनको प्रॉस्पेरिटी मिल सके, वो लोग आगे बढ़ सकें। अब नॉन फार्म एरियाज में क्या आ गए? जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, ये सब जो लोग थे इन लोगों को भी ये फाइनेंस प्रोवाइड कराया करती थी। नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 को पार्लियामेंट में पास हुआ और इसका एस्टेब्लिशमेंट भी इसी डेट को माना गया है, ठीक है। आई होप नाबार्ड आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी एज इंपॉर्टेंट एज नाबार्ड। इस पर भी अलग क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ये दोनों एज अ शॉर्ट नोट आपसे पूछे जा सकते हैं अलग से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाए क्वेश्चन, या फिर आ जाए बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ माइक्रो फाइनेंस, दोनों में ही सेम चीज आएगी, दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर्स हैं, सिनोनिम्स हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज इमर्ज एज अ मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द कंट्री इन रिसेंट ईयर्स। मतलब रिसेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये इमर्ज हुए। पहली चीज तो आप ये समझिए इमर्ज हुए क्यों। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसलिए इमर्ज हुए थे क्योंकि ये माना जा रहा था कि जितने भी फॉर्मल सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं ये इनएडुकेट पढ़ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की भी जरूरत पड़ गई, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पर, क्योंकि काफ़ी जगह ये काम में आए और बहुत सारे रूरल एरियाज़ को उन्होंने इंप्रूव किया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनका रोल है, मेजर रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल क्रेडिट। तो अब देखते हैं क्या। मैं आपको अगर छोटे मोटे तौर पर समझाऊं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली ग्रुप होता है कई सारे लोगों का, इसमें सभी जितने भी लोग इसमें इंक्लूड हैं उन सबको मेंबर्स कह दिए जाते हैं। अब जैसे सपोज करो एक कोई भी ग्रुप है, वो एक जने का तो बन नहीं सकता, दो से ज़्यादा का बनेगा। तो मैं हूँ और एक आप हो, और सपोज करो आपका एक फ्रेंड है, तो हम 3 जने हो गए, ठीक है। एक मैं, एक आप और एक आपके फ्रेंड, हम तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका जो हम हो गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब हम तीनों मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। सपोज करो मैंने करे 1000, तुम लोगों ने करे 2000 और एक ने करे 3000, तो जितना भी टोटल हमारे पास हुआ 1000, 2000, 3000 मतलब 6000 रुपीज़ हमारे पास हो गए। अब वो 6000 रुपीज़ हम क्रेडिट करेंगे फॉर द रूरल पीपल्स, ताकि वो लोग डेवलपमेंट कर सकें। अब ओवरऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम ये है कि सारे मेंबर्स मिलकर कुछ छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको क्रेडिट के लिए प्रोवाइड करते हैं एज अ लोन, ठीक है। देयर फोकस इज लार्जली ऑन दोज रूरल एरियाज, उन रूरल पीपल पर इनका फोकस ज़्यादा था जिनके पास फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई एक्सेस ही नहीं बच रही है। मतलब जितने भी ऊपर हमने अभी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बचे वो लोग उनको भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, उन लोगों पर इनका ज़्यादा ध्यान था कि हम लोग उनकी हेल्प करें जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो देयर टारगेट ग्रुप्स कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो इसलिए उनके ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड होते हैं कि हम किस किस को मेनली हेल्प करेंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प करेंगे, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबर्स को हेल्प करेंगे, आर्टिशियंस हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो लोग हैं, जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और बाकी सोर्सेज को, हम उनको हेल्प करने का ट्राई करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको हम शॉर्ट में SHGs भी कह देते हैं, ठीक है। प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। ये मैंने आपको बताया कि जितने भी मेंबर उसमें हैं, हर एक मेंबर कुछ ना कुछ मिनिमम कंट्रीब्यूशन करेगा और वही वो लोग स्मॉल प्रोपोर्शन में लैंड कर देंगे एज अ लोन, ओके। From the pooled money, credit is given to the needy members at reasonable interest rate, which is to be repaid in small installments. अब pooled मतलब collected,
जो भी मनी कलेक्ट किया गया सारे मेंबर्स के थ्रू, वो लोग नीडी मेंबर्स को, जो भी और नीडी लोग हैं उनको प्रोवाइड करते थे एज अ क्रेडिट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर, मतलब लो इंटरेस्ट रेट पर, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बंदा उनको चुका दे। स्मॉल इंस्टॉलमेंट जरूरी नहीं है एक बार पूरा चुकाओ, तुम उनको रीपे करो, धीरे धीरे करके आप छोटे छोटे किस्तों में भी उनको रीपे कर सकते हो। अब रिसेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो मई 2019 मई के हिसाब से 6 करोड़ महिलाएं इंडिया में 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना चुकी है। मतलब 6 करोड़ वुमेन्स ने मिलकर 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया। और वहीं अगर हम देखें 2022 का कुछ सिनेरियो, 30 जून 2022 का सिनेरियो है ये, कि 8.39 करोड़ वुमेन्स ने मिलकर 76.94 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं। मतलब इनसे भी ज्यादा, मोर देन दैट। ओके, अब और आगे अभी देखोगे 2025 चल रही है इसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग गूगल से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है। अबाउट 10,000 to 15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अनदर ₹2.5 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड जो है वो इतना रुपए प्रोवाइड कराता रहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो लोगों के पास फाइनेंस हो सके, अच्छा क्रेडिट हो सके, ताकि वो लोग और ज़्यादा नीडी मेंबर्स को तमीज से हेल्प कर सकें। आर प्रोवाइडेड एज पर द पार्ट ऑफ रेनोवेटिंग फंड टू टेक अप द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इनकम जनरेशन, ताकि उनकी इनकम जनरेट हो सके, हेल्प कर सके, और जो भी इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए वो उनके पास इकट्ठा हो सके। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, और इन्हीं को हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव ऑल्सो हेल्प इन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट मिली है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इतने सारी वुमेन्स ने मिलकर अपने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, जिसकी वजह से वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट मिली, पावर मिली, और यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट भी मिली। However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose। मतलब ये माना गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, अब कुछ सोचो, उनको फाइनेंस करने वाला तो इतना कोई है नहीं, सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलके कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, एंड देन वो उसको एज अ बोरोइंग लैंड कर रहे हैं। तो ये इतना नहीं था, इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया था कि वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जा सके। कंजप्शन पर्पस के लिए जितना भी पैसा था वो यूज किया जाता था खुद की चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए, ना कि कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे रूरल क्रेडिट्स के लिए। अब फर्दर इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो 4 बेनिफिट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज नॉट एक्सप्लॉइटिव इन नेचर। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या थे, एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, बट ये नॉट एक्सप्लॉइटिव है नेचर में, मतलब ये किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं बल्कि इनकी हेल्प करते हैं। द बेसिक एम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज टू हेल्प फार्मर्स, उनकी हेल्प करते हैं, मैंने भी बताया, ताकि वो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज लो। जो भी इंटरेस्ट लिया जाएगा वो लो रेट पे लिया जाएगा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, बल्कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में वो एक्सप्लॉइट करते थे किस चीज से, हाई इंटरेस्ट रेट को लेकर। मोreover डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर चार्ज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड फॉर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फार्मर्स। बट हाँ, इसमें ये चीज़ थी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में डिफरेंट रेट्स बनाई गई थी डिफरेंट लोन्स के लिए और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फार्मर्स के लिए। मतलब छोटे फार्मर हैं, छोटा काम है और लोन छोटा लिया है तो छोटा सा इंटरेस्ट, बट अगर फार्मर अच्छे हैं और उनको लोन चाहिए तो उसके हिसाब से लोन लिया जाता था, बट वो भी एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होता था, रीजनेबल रेट होती थी। तीसरा पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑल्सो ड्रॉ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड द लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज में हमने एक चीज़ पढ़ी, कई सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है और जो कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट हमने पीछे पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जब इमरजेंसी है, जब डिजास्टर है, डिस्ट्रेस है, उस टाइम पे वो लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसको हमने टकावी लोन्स करके बोला, तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया, है ना। वहीं बाकी एजेंसी जैसे कि नाबार्ड है, वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है और उसी के हिसाब से वो लोग लोन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हैं ये हमें अच्छे से बता देती हैं कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या डिफरेंस है और कितना लोन्स किस हिसाब से उनको फाइनेंस किया जाएगा। आई थिंक ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। लास्ट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज इंटीग्रेटेड विद अदर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स जो हैं इसमें कई सारी अलग चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और उनके इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर सीड, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स सब कुछ आ जाता है। मतलब अब ये चारों पॉइंट अगर हम समराइज करें तो क्या क्या बेनिफिट्स होगा इंस्टीट्यूशन के, पहला कि वो एक्सप्लॉइटिव नहीं है, हेल्प करते हैं लोगों की। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो है, हाई नहीं है, और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है एज पर द मीन्स ऑफ द फार्मर्स एंड देयर लोन्स। ठीक है। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हैं वो हमें अच्छे से शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट दोनों में डिफरेंस बता देती हैं। एंड लास्ट कि ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स हैं वो क्रेडिट के साथ साथ दूसरे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और इंप्रूवमेंट्स का भी काम करते हैं। तो आई होप आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अच्छे से समझ में आए। नॉन इंस्टीट्यूशनल और रूरल क्रेडिट ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में चेक करो। अगर फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि आपको क्लियर कर सकूं। बाकी स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर फर्दर मोर वीडियोज।